दिस इज दिस कि आज जो पहली क्लास है हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स की, ठीक है। और वेक्टर्स आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रूशियल पार्ट जो कि आपका रहेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में बनाने के लिए, क्योंकि पता है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किस में रहता है, वेक्टर्स में रहता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वेक्टर्स के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज, कोई डिफाइन करेगा कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? प्लीज बताएं, एनीवन? बोलो बच्चे। विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो भाई करंट में भी तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। बोलो गलत कह रहा हूं? करंट में बनाते थे ना कि सर ये सर्किट है, ये बैटरी है, करंट इज मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, डायरेक्शन है। तो बताओ ये वेक्टर क्यों नहीं है? देखो एक तीसरी कंडीशन और होती है, तीसरी कंडीशन होती है इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये लॉज ऑफ वेक्टर हैं क्या, उन चीजों को भी देखेंगे। तो यानी हाउ वी डिफाइन वेक्टर, द क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट देखो अब मैं ना आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से कराना चाह रहा हूं, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, नो नीड टू वरी, आपको सारी चीजें यहाँ बिल्कुल आपको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करी जाएंगी, सो दैट एटलीस्ट एट एंड ऑफ द लेक्चर कि अब आपको जो अंडरस्टैंडिंग है बड़ी क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो बच्चे अब बात आती है वेक्टर की। तो वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है। ये उसका होता है हेड और ये होती है उसकी टेल। और नाउ द केस इज दिस, जो इसकी लेंथ होगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, ए वेक्टर, या इस वजह से ऊपर बार लगा दिया तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ए वेक्टर कहेंगे। और बात करते हैं अगर मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड को मैं आइदर ए लिखूंगा या इसका मॉड या इसका मॉड, ठीक है। तो यानी अगर मैं सिंपली ए लिख रहा हूं सो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो बच्चे देखो इसके अंदर लिखिए इट इज द एंगल बिटवीन हेड हेड और टेल टेल, हेड हेड और टेल टेल ऑफ द वेक्टर, हेड हेड और टेल टेल ऑफ द वेक्टर। हाँ बच्चे आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए, ठीक है। अब देखो बच्चे होता है क्या कि लेट मी टेक दिस सिनेरियो, इफ इट इज ए वेक्टर एंड इफ इट इज बी वेक्टर एंड लेट दिस एंगल इज थीटा एंड आई जस्ट, पता है यहाँ बच्चे अगर मैं आपको बताऊं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स है ना, बहुत से क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। मेरा फोकस न्यूमेरिकल्स पे नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा कि थ्रू डायग्राम आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो अब ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है और एंगल है थीटा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप कहोगे सर आपने तो बताया अभी क्या ये एंगल किसके बीच में होता है, हेड हेड या टेल टेल के बीच में। पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये क्या है, किसके बीच में एंगल है, हेड और टेल के बीच में। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है और मैं ऐसे चल रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, सर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नॉर्थ में। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूं, अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, अब आप क्या कहोगे, दोनों केस में नॉर्थ था ना, मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं मान लो लेट इट बी ईस्ट, तो आप अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो आप कहोगे ईस्ट। तो फर्क क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हूं, पर मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। तो वेक्टर्स की एक सबसे यूनिकनेस आप जो आपको पॉइंट नोटेड रखना है कि वेक्टर विल नॉट चेंज अगर आप उसे पैरेलल शिफ्ट देते हो, उठा के रख सकते हो पर पैरेलली शिफ्ट करोगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है। तो यानी देखो अब मैं आपको अगर यहां से एक फिगर सेट करके बताऊं तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इसको उठा के यहां रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा बी। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पैरेलल लाइंस में, 180, तो यानी ये एंगल क्या आ जाएगा, तो ये किसके बीच में हो गया, हेड एंड हेड। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, तो मैं कहूंगा भाई एक काम करो इसे ऐसे कर लो,
इसे बी बना लो। अब किसके बीच में हो जाएगा एंगल? टेल टेल के बीच में। अब आप कहोगे सर ये एंगल क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, हाँ है ना। अब कोई कहेगा सर मुझे बी को नहीं करना, तो आप कर लो ए को शिफ्ट कर लो। अब एंगल क्या हो गया? अब आप कहोगे नहीं सर एक काम नहीं करना, एक काम करते हैं इसे उठा के यहां रख देते हैं। अब ये किसके बीच में हो गया? टेल टेल के बीच। देखो कहानी फिजिक्स की बिल्कुल फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग एक ही रहती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है ना, आप ए मेथड से जाओ, बी मेथड से जाओ, सी से जाओ, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। पता ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिखने में बड़ा छोटा सा टॉपिक लग रहा है कि भैया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है क्या। देखो अभी मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगा, जो अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में। ठीक है, डन, क्लियर है। तो बच्चे अब मैं सीधा आ रहा हूं, क्योंकि ये तो एक छोटा सा बेसिक सा पार्ट था। नेक्स्ट लिखिए आप एंगल, सॉरी अभी मैंने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स करा दिया। लिखिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चे, देखो अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? इफ देयर आर टू वेक्टर्स आर इन अ रन, सो व्हाट आई एम मीन टू से, टेल head, tail, head, then resultant is given by line joining the tail of the first one and the head of the second one. ठीक है, and here we basically writes r vector is equals to a plus b. देखो बच्चे इन दोनों में फर्क है, मतलब इट्स नॉट अ एलजेब्रा कि 4 + 2 किया आपने तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बड़ा नोटेड रखना। ठीक है जी, डन। अब देखो अब आप कहोगे देखो मेरा फोकस पता है अभी भी यहां क्या है, ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों आया, किताबों में लिखा है, आपने समझ लिया। देखो अब अगर आप इस क्यों पे फोकस करोगे ना, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। मैं अब आपको बताता हूं कैसे। देखो आप अगर अपने घर से चले और मैं मान लेता हूं आप मेरी कोचिंग में पढ़ने आए, मेरे साथ पढ़ रहे हो, और फिर घर वापस चले गए, तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हो? 0। ठीक है, तो आपके पास 3 पॉइंट है यहां चलने के, 1 2 3। मैं मार्क कर लेता हूं 1 2 3। किस पॉइंट से चलना चाहोगे? चलो 1 से चल लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? चलो क्लॉकवाइज चल लेते हैं। एक चीज बड़ा ध्यान देना, अगर वेक्टर के अलोंग लिख जाओगे तो उसे प्लस लिखोगे, और वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो उसे माइनस लिखोगे। तो अगर देखो मैं यहां से अगर बात करता हूं, यहां से तो 1 से गए तो ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ये हो जाएगा बी या माइनस बी? माइनस क्यों? क्योंकि आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, हाँ या ना, माइनस बी वेक्टर। नेक्स्ट माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि आप उसी पॉइंट पे पहुंच गए वापस, हाँ या ना। अब बोलो पता चल गया कैसा है? तो देखो फिजिक्स के लॉज बने हैं पर उनके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक है ना, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, ऑप्शंस मुश्किल होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करो, हाँ जी ये कैसे आया। डन, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है बच्चे, कैन आई रब इट? ठीक है, अब देखो मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि अभी कुछ टाइम पहले आया था। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना। अच्छा स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसे ना, उससे मेथड से करते हैं कि भाई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पर मेरा अभी भी फोकस मैथमेटिक्स पे नहीं रहेगा। क्यों? मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स में डामाडोल जो उनका फिगर होता है ना, जो स्कोर डाउन जाता है, वो इसी वजह से कि वो थोड़ा सा मैथ्स की साइड पे फोकस है। तो मैं आपको मैथ्स की साइड का फोकस हटा के आपका फोकस किस साइड शिफ्ट करना चाहता हूं? डायग्राम्स की साइड। क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ वेक्टर, देयर आर 2 वेक्टर्स एंड 2 इक्वल वेक्टर्स, लेट इट बी f, एंड अनदर वेक्टर इज आल्सो f एट अ सर्टेन एंगल, और रिजल्टेंट भी f है। यानी कहने का मतलब क्या है, पहला वेक्टर f है, दूसरा वेक्टर f है, और रिजल्टेंट भी क्या है? f है। तो बताइए दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है आपको उस बेसिस पे आंसर देना है। आई एम जस्ट गिविंग यू 20 सेकेंड्स, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, बी क्विक।
देखो डायग्राम में आपके पहले डायग्राम सेट कर सकते हो, पहले डायग्राम बना के दिखाइए, डायग्राम बना के दिखाइए। देखो भाई डायग्राम ऐसा है, देखो अगर मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल से चीज बताता हूं। भाई आपने किसी चोर को चोरी करते हुए देखा और आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस क्या आपसे पूछेगी उसका हुलिया क्या है? बोलो गलत कह रहा हूं? नाक कैसी थी, आंख कैसी थी, तो बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे ही आपको क्वेश्चन का हुलिया डायग्राम में सेट करना होता है। एक बारी आपके पास वो स्केच तैयार है तो आपको चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को मुश्किल होगी। तो सेम यही है, एक बार आपने हल्का सा इसका स्केच तैयार किया ना, तो आपको क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती है। जस्ट एक बार ट्राई करिए। मैं अगर आपका यहां डायग्राम बना रहा हूं, लेट इट बी, ये क्या है? एफ। दूसरा वेक्टर क्या है? और तीसरा वेक्टर क्या है? अब क्वेश्चन देखो सॉरी अब खांसी आती है तो डर लगता है कि कोरोना तो नहीं है। एफ एफ और रिजल्टेंट भी एफ। पर देखो अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा फिजिबल नहीं लग रहा है। क्यों? अगर अच्छा मैं इस साइड की वैल्यू पूछूं तो आपसे क्या होगा? एफ। इस साइड की वैल्यू पूछूं तो एफ, और इस साइड की वैल्यू पूछूं तो एफ। पर अगर ये चीज देखी जाए तो ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, ये भी 60 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप समझ में आया। और हमें किसके बीच में एंगल निकालना है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो जो कि कितना है? 60 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड। और मिलेगा क्या? 0 भी नहीं, -1। अभी क्या पढ़ाया था मैंने? अभी क्या पढ़ाया था? इट इज द एंगल बिटवीन द हेड हेड और टेल टेल। जो आप 60 डिग्री बता रहे हो ना, वो हेड और टेल के बीच में एंगल है। बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस रखना है। हल्की सी चूक, गेम ओवर। बात समझ रहे हो? अच्छा आप क्या समझते हो, अगर पेपर में सही किया तो कितना स्कोर आएगा एक क्वेश्चन पे? 4। और गलत किया तो बस 1। जो 4 आने वाले थे वो भी गए ना, तो टोटल कितना लॉस हो गया? 5 का। तो यू हैव टू देखो हमेशा चीज याद रखिए, एक क्वेश्चन में हमेशा एक ट्रैप होता है, उस ट्रैप को पहचान। इसमें क्या था ट्रैप? बच्चे ने देखा, अरे वाह मजा आ गया, ये तो 60 डिग्री है, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं होता, अब तो पेपर को फोड़ देंगे हम। और बाद में क्या पता चलता है, पेपर क्या करता है? अरे भाई पेपर नहीं, हमको फोड़ दिया। बात समझो? सो यू हैव टू वेरी अलर्ट कि भाई हाँ क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप कहोगे सर इसे शिफ्ट कर लेते हैं, और ये एंगल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। लीनियर है ना? तो यानी अगर तो कंक्लूजन मैं दूं, अगर एक वेक्टर एफ है, दूसरा वेक्टर एफ है, रिजल्टेंट भी एफ है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है? 120 डिग्री है। मैंने कुछ किया, न्यूमेरिकल किया? नहीं किया ना। तो क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, जब अभी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो दूसरा तरीका क्या है? बच्चे करते हैं इससे a² + b² + 2ab cos थीटा हैंस दिस, और फिर एक लंबी सी ऐसे, और फिर पता नहीं सही भी हो या ना भी हो। ठीक है, डन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है बच्चे, डन। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं अगर आपसे कहूं तो दैट इज बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। या सुनो, एक काम करता हूं, इससे चलो लिखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ही करते हैं पहले। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, मैं बीच में क्वेश्चन देने वाला था, क्वेश्चन को करेंगे बाद में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहते हैं। अगर देखा जाए ना, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स ही है। देखो अभी अगर मैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स की बात करता हूं तो मैंने लिखा था आर वेक्टर इज इक्वल्स टू a + b। अच्छा आर वेक्टर का मतलब क्या है? इट बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑल्सो एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो। तो पर मेरा इंटरेस्ट कहां है? मेरा इंटरेस्ट है उसके मैग्नीट्यूड में। चलो ठीक है सर, ये चीज तो हो गई, पर मुझे मैग्नीट्यूड भी तो पता चले। तो आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, इफ देयर आर टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड whose magnitude is basically a and b, तो मैं जानना चाहता हूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसके लिए सबसे बेसिक मेथड क्या है कि आप एक काम करोगे तो इसका एक पैरेललोग्राम सेट करोगे, ठीक है। और पैरेललोग्राम सेट करने का मतलब हो गया
ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स, हाँ है ना, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये बी वेक्टर है तो क्या मैं इसको बी वेक्टर लिख सकता हूं? पैरेलल शिफ्ट दे दिया, लेंथ में चेंज नहीं करा, डायरेक्शन में चेंज नहीं करा, हाँ या ना। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर अभी जो हमने पढ़ा है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर से, तो ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हाँ या ना। एंड लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यस और नो, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ये है। तो देखो अब मेरा कंक्लूजन सुनना, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है जो ए एंड बी के बीच से जो अल्टीमेटली जो डायगोनल जाएगा वही रिजल्टेंट होगा, और उस डायगोनल की जो लेंथ होगी वही रिजल्टेंट की लेंथ होगी। बोलो एग्री करते हो, हाँ या ना। अगर मैं इस चीज को यहां, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसकी लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद आ रहा है क्लास 11th याद आ रहा है, कोई प्रूफ कर सकता है, याद है 5 नंबर का क्वेश्चन आया होगा सीबीएसई में, आता है ना क्लास 11th में यूनिट टेस्ट में, ओके फाइंड आउट दिस कंक्लूजन। चलो कोई नहीं, अच्छा फोकस हमेशा देखिए क्वेश्चन पे मत करिए, क्वेश्चंस के डिफरेंट स्टेप्स पे करिए। कि देखो हमेशा आपको रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट को एक बार खुद से ड्राइव करके देखो। अगर आपने ड्राइव करके देखोगे ना तो आपको क्वेश्चन कहीं से ऐसा लगेगा कहीं क्वेश्चन बीच में से ही पूछ लिया गया, ठीक है। तो आप इस चीज पे जरूर फोकस करिए, ऐसा नहीं है रिजल्ट याद रख लिया ना, रिजल्ट आया कैसे, तो प्लीज थोड़ी मेहनत लगेगी, पर उससे ज्यादा आपका एनहांसमेंट स्कोर में भी आएगा, ठीक है। तो अब मैं ये मान लेता हूं थीटा है, तो मुझे ये बताओ ये एंगल क्या होगा। देखो ये बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये बी इसके साथ क्या एंगल बनाएगा, आप कहोगे सर ये भी थीटा ही बनाएगा। अब आप क्या करो, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो बी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, आप कहोगे सर एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल ये ट्राइंगल, तो देखो अब इसे मैं मार्किंग दे रहा हूं, लेट इट बी ओ एम एन पी एस, समझ में आ रहा है। इसका मैं एक और डायग्राम बना देता हूं यहां सामने, तो आप कहोगे सर ये कहानी कुछ ऐसी सी नजर आ रही है, ये O है, ये P है, ये आपका M है, ये N है, और ये ऐसे है, हाँ या ना। देख पा रहे हो, जहां ये वैल्यू क्या है R, देखो R अगर मैंने लिखा है तो व्हाट डज इट मींस, ये मैग्नीट्यूड है। ये वैल्यू कितनी है A, और अगर मैं इसे X मान लेता हूं, इसे Y मान लेता हूं, तो ये वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल में B। तो आप ये लिख सकते हो बेस अपॉन B, जो कि हाइपोटेन्यूज क्या है B है, तो यानी x अपॉन B किसके इक्वल है, cos थीटा। अरे याद नहीं आ रहा फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो प्लीज भाई ये सोना चांदी तोलते रहोगे ना तो फिर पेपर का टाइम निकल जाएगा, तो घर पे जाके आज एक बार थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लेना कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, एटलीस्ट ये तो कर लेना, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी फिर। ये समझ में आया, ठीक है। तो कहां थे हम, x की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी है b cos थीटा, और ये कितनी है b sin थीटा, यस और नो, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ओ पी एन, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज ये है और बेस की वैल्यू क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितनी है बी साइन थीटा। जल्दी से बताओ कैसे सॉल्व करोगे, बी क्विक। हाँ अरे बेटा सुनने में बड़ा आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार सॉल्व करके देखो, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार सॉल्व तो करके देखो। हर एक जो चीज बताई जाए आपको सॉल्व करके देखनी है, क्योंकि जब तक आपका आइडिया डेवलप नहीं होगा, कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में, कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। पहले इस डायग्राम को बना लीजिए प्लीज, सब डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। और डायग्राम के बाद इसको आप ये लिखोगे इसके अंदर कि सर ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर,
डन डन। चलो मीनवाइल मैं और सभी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है मैं उनके लिए कह देता हूँ, स्टूडेंट्स आप घर बैठे तो चीज़ों को देख पाओगे, पर फिजिक्स में फोकस इस चीज़ पे करिए। देखो फिजिक्स में फोकस आपका ये नहीं रही है आंसर कैसा आएगा, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे ना, चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। और देखा जाए तो जो लेक्चर्स हैं आपको अवेलेबल पीएचडी क्लासेस पे, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट में, और वेबसाइट पे भी इन लेक्चर्स को देख पाओगे। हाँ जी बच्चे, आया आप बताएं। हाँ, सुनने में जल्दी जल्दी हो रहा था। अब आप क्या करोगे, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप एक्सपेंड कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं यहां से, बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसका प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका। बात समझ में आया? ठीक है, तो बच्चे अब मैं इस डायग्राम को यहां से इरेज कर रहा हूं। तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि रिजल्टेंट किसके इक्वल है सर, रिजल्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। हाँ या ना, समझ में आया? अब देखो यहां तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताया, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, रिजल्टेंट वेक्टर है भाई, वेक्टर से ही तो वेक्टर निकल के आया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड बताया, अब क्वेश्चन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बात समझ रहे हो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहोगे सर अगर डायरेक्शन की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं रिजल्टेंट एक अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। बच्चे ये ऐसा ही था ना, ये क्या था आपका ए था, ये क्या था आपका बी था, और ये था आपका पैरेललोग्राम, और ये था उसका रिजल्टेंट। तो देखो रिजल्टेंट के लिए मैं बस एक के साथ एंगल बता दूंगा तो काम हो जाएगा। तो अगर मैं इस डायग्राम में देखूं सेम ट्राइंगल में कौन सा, पी ओ एन, तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखो जब मैं अपने टाइम फिजिक्स पढ़ता था ना, तो सबसे बड़ा मसला मेरे साथ था कि अच्छा चलो लिख तो रहे हैं पर ऐसा होता भी है क्यों? आपके दिमाग में भी यही कहानी चलती होगी ना, ऐसा होता है? हाँ जी बताइए, फीलिंग है ऐसी? चलो अब इसके अंदर है ना स्पेशल केसेस करके कुछ चीजें प्रूव करते हैं, लिखे स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। और स्पेशल केसेस में सबसे पहले आएगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो आप मुझे बताएं रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे सर ये थीटा 0 तो कॉस 0 क्या होगा 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट, तो यानी किसका रूट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जल्दी से लिखो, ए, रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी। तो बच्चे मैं अब इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और यहां कुछ स्पेशल केसेस के बारे में लिख लेते हैं। स्पेशल केसेस में है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या है, ए प्लस बी। और ये देखो ये बड़ा लॉजिकल सी भी है, आंसर ये आना भी चाहिए था। आप मुझे बताओ अगर एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और मेरा फ्रेंड आके सेम डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 4 14। अगर मैं इसी का रिवर्स कहूं, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी। तो यानी अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। क्रॉस वेरीफाई करो, आ रहा है नहीं आ रहा। अब आप क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
cos 180 कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। अब आप कहोगे सर आंसर अगर a माइनस बी लाना है तो उसे -1 बनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है, आपकी बेसिक मैथ्स की क्लास में ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कहां थे हम? इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 है तो भाई अब रिजल्टेंट क्या आ गया? a माइनस बी। देखो कुछ लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हो? है ना, लॉजिकल है, प्रूफ कर पा रहे हो। अपोजिट है तो भाई माइनस होगा, सेम डायरेक्शन में तो एड ऑन होगा। अब देखो अगर मैं कहता हूं थीटा क्या है आपका? थीटा मान लेते हैं, लेट इट बी 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस, तो आप इसे पैरेलली ना इस डायग्राम से भी देख सकते हो। सर अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये एक तरह का क्या बनेगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर तो दिख रहा है, ये तो जब होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट इसका ऐसे आएगा, और रिजल्टेंट ऐसे है तो ये वैल्यू कितनी है? ए, ये वैल्यू कितनी है? बी, और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये आर है, ये ए है, ये बी है। तो हम डायग्राम से ही सीधा आंसर निकाल सकते हैं कि भाई आर की वैल्यू बताओ क्या आएगी? तो आर की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है डन। सो स्टूडेंट्स, अब सॉरी ये मैंने मेन हेडिंग हटा दी, वेक्टर्स। आई होप समझ में आया। अब नेक्स्ट स्पेशल केस लिखिए, इफ two forces are equal, if two forces are equal, if two forces are equal, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यस और नो? अब मैं कह रहा हूं भाई देखो रिजल्टेंट ये था, तो अब एंगल मैं मान लेता हूं ए बी एफ है और बी बी वैल्यू एफ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो क्वेश्चन क्या आया था? अगर एक वेक्टर है एफ, दूसरा भी एफ है, तो बताएं रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है? तो प्लीज रटने के बजाय ना इस पे थोड़ा सा फोकस और कर लेना, ये आएगा कैसे? तो ये कैसे आएगा? ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस ऑफ थीटा। तो आप कहोगे सर 2f² कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये तो एड ऑन हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। आई होप पॉइंट क्लियर है। तो देखो अब अगर मैं यहां बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके बहुत जगह काम आएगा, कि कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो वहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस और नो? डन। तो देखो यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है, ये भी कॉस 2 थीटा है, मतलब ये 3 रूप हैं, सबसे ज्यादा रूप जो आपको एनकाउंटर होता है वो ये वाला होता है। अगर आप यहां से देखोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल है बच्चे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। इसकी एप्लीकेशन फर्दर भी आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है बच्चे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक बड़ी नोटेबल चीज है, खासकर देखो जो मेडिकल स्टूडेंट्स है ना, और जहां कुछ स्टूडेंट्स ने फिजिक्स पर थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया है, तो वहां स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या आएगा? थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो रिजल्ट में क्या आएगा? थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, आपको डाउट है और किसको डाउट है? चलो मैं फिर से बता दूं, डाउट है? देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का रिजल्टेंट का हम सॉरी वैल्यू क्या लिख रहे हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ लिख दिया हमने थीटा, यानी यहाँ 90 है तो क्या लिख दिया? 45, 60 है तो क्या लिख दिया? 30, थीटा है तो क्या लिख दिया? थीटा बाय 2। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दी है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन गए, एक 2 का
एक f का और एक cos का, तो रिजल्टेंट विल बी 2f cos थीटा बाय 2। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। डन। लग रहा है कुछ हो पाएगा? देखो, कराने वाले हम नहीं होते, हम तो आपको समझा सकते हैं। मेन चीज़ है इसी लेक्चर को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद जो टेस्ट होंगे उन्हें प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स निकालोगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, हमारे पढ़ाने से अगर बच्चे रिजल्ट निकालते तो सारे निकाल लेते हैं, पर होता है क्या है कि जब हम सबको पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ ही बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे रिजल्ट निकाल पाते। क्यों? वो डाउट लेके आ रहे हैं। डाउट का मतलब देखो, एक प्रैक्टिकल सी बात मैं आपसे डिस्कस करूँ। मैं मान लेता हूँ आप सभी डॉक्टर हो और मैं आपके पास आया, भाई मैं आपको करोड़ों रुपया दे दूंगा, आप मेरी खांसी, मतलब खांसी नहीं, मेरी बीमारी सही कर दो। खांसी का तो आपको पता चल ही गया, चलो क्या करो, बीमारी सही कर दो। तो आपका क्या क्वेश्चन होगा? नहीं, प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, पर पैसा, फीस जो आपकी है, मैं सारी फीस आपको देने के लिए रेडी हूं। तो आप क्या मेरा इलाज कर सकते हो? हाँ सर, पैसे से भी मतलब है, कुछ भी दे देंगे गोली, मतलब क्या है? आई एम सॉरी बोल रहे हो? बेटा मैं इतना बुरा लग रहा हूँ कि मुझे आई एम सॉरी बोलोगे तुम? हैं? मैं समझता हूँ फिजिक्स मुश्किल है भाई, तो फिजिक्स टीचर को दुश्मन मत बनाओ अपना, ठीक है। कि सर जैसे सांप होते हैं ना भाई, आंख में मैंने पिक्चर तो डाल ली आपके, अब मैं बताता हूँ आपको। आप आओ मेरे पास किसी दिन, मैं ही आपके लिए आई एम सॉरी बोलूंगा, ठीक है। चलो, जोक्स अपार्ट, ये समझ में आया? तो देखो अभी तक मैंने क्या देखा, अभी तक चीजें सीखी हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दूसरा जो कि हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, और फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, हाँ या ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे को देता हूं, आप आई होप उस चीज को समझ पाओ तुम। अच्छा, एक ट्राइंगल की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसी से क्वेश्चन है, और बहुत पुराना क्वेश्चन है जो आया हुआ था, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। ट्राइंगल की बड़ी चलो इस फिगर को लेता हूं, इस फिगर को आप याद भी रखना, इस बहाने मैं आपको प्रॉपर्टी भी समझा दूंगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये 3, 4, 5 है तो इसके अंदर जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री, 53 डिग्री एंड 37 डिग्री होंगे। बात समझ रहे हो? कितने? 90 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री। अब मैं कहता हूं आपसे, इस ट्राइंगल में इन एंगल्स को सेट कर सकते हो कि कौन सा 90 होगा? अब आप कहोगे सर वो तो दिख रहा है। इससे बढ़िया क्या बात है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, है? चलो 90 तो हो गया, अब 53 कौन सा होगा, 37 कौन सा होगा? बताओ। आप नहीं बताओगे क्योंकि ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। हाँ जी बताइए, एनीवन? जब आप छोटे थे ना, मतलब छोटे का मतलब ज्यादा छोटे भी नहीं, मैं 7th 8th क्लास की बात बता रहा हूँ, तो आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी या सीखी थी मैथ्स के अंदर कि ट्राइंगल में जितनी बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी उतना बड़ा होता है, और जितनी छोटी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी उतना ही छोटा होता है। यानी छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। तो आप बता सकते हो 37 कौन सा होगा और 53 कौन सा होगा? आपको वैसे 37 ये होगा और 53 ये होगा। फिजिक्स में पता है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, डन? डन? सो स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये आपका क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। ये मान लेते हैं अल्फा है, ये बीटा है, तो यानी अल्फा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद ए वेक्टर, एंड बीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद बी वेक्टर। और आपको कंडीशन ये दे रखी है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो आप ए एंड बी के बीच में कोई रिलेशन बता सकते हो? यानी मतलब मैं ये कह लेता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू बी, या वन ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, मतलब कुछ ऐसा सा। बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए। पता है कैसे? अच्छा देखो, ये पैरेललोग्राम है।
अब आप फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग गए होगे हैं, डायग्राम से क्वेश्चन को कर दो। ये अल्फा है, ये पैरेललोग्राम है, ये कौन सी साइड हो गई, जेड बनता है, याद है कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो आप कहोगे सर अल्फा ज्यादा है बीटा से, अल्फा ज्यादा है तो यानी क्या होगा, अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, बी है, और बीटा की साइड सामने वाली साइड क्या है, ए है। तो बताओ कौन ज्यादा होगा, बी ज्यादा होगा ए से। कुछ किया, थोड़ा सा फोकस डायग्राम के थ्रू करो क्वेश्चन की अप्रोच को, ठीक है, आपका आंसर इंस्टेंट आएगा। डन, क्लियर है बच्चे, हाँ जी बच्चे बताइए, डन, ठीक है, ठीक है। सो नाउ ये क्वेश्चन था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स से। पता है देखो वेक्टर्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई क्वेश्चन स्पेशली वेक्टर से आएगा, वो क्वेश्चन आपको मोशन से भी निकाला जा सकता है, न्यूटन्स लॉ से भी आ सकता है, आपका रोटेशन से भी आ सकता है, मतलब जहां डिस्कशन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का है ना, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली फोर्स, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी आ सकता है, वेलोसिटी के टर्म्स में आ सकता है, एक्सेलरेशन के टर्म्स में आ सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, लिखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। मैं लिखता हूं कि लेट आई नीड टू फाइंड अ वैल्यू, लेट इट बी, देखो मैं आर को क्या ले रहा था, ए प्लस बी, मैं यहां भी आर को ए माइनस बी ले सकता हूं, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा हूं सो दैट आपको हल्की थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं मान लेता हूं कोई भी एक वेक्टर है आर डैश, और उसको मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी, क्या, ए माइनस बी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सब्ट्रैक्शन है ना, कुछ ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशली वही कहानी है, ए का एडिशन किसके साथ, माइनस बी के साथ। अब माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है, बी माइनस बी का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब 4 किलो चावल लिया दुकान से, आप कह रहे हो कि चलो भैया इसका रिवर्स मैग्नीट्यूड करना, तो कहेगा, क्या कहेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैग्नीट्यूड का भी रिवर्स नहीं हो सकता बच्चे। देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं मान लेता हूं ये बी वेक्टर है, तो मैं ये कहूंगा ये है मेरा माइनस बी वेक्टर। दोनों में फर्क क्या है, देखो बी और माइनस बी में ना बस डायरेक्शन का फर्क होगा। तुम अच्छा बी का अगर मैग्नीट्यूड बी है तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या बी या माइनस बी, मैं सुनना चाहता हूं। अरे ठीक है आंसर गलत तो दो, पर दो तो सही। बी, कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। कभी शॉप पे गए तो ऐसे कहे भैया -4 चॉकलेट दे देना, माइनस, वो कहेगा लगता है इसने बहुत अच्छे से वेक्टर पढ़ा है, क्यों गलत कह रहा हूं। तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, बी रहेगा। तो देखो अब जब मैं ए प्लस माइनस बी की बात कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले आप डायग्राम यही बनाएंगे कि ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। अब मैं मान लेता हूं ए एंड बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, क्या है, एंगल ए एंड बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, अच्छा देखो ये तो चीज आपने करी थी कि हमेशा याद रखना जो भी दो साइड है उनका पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बन के उसका डायगोनल जाएगा और उस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, रिजल्टेंट होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा है कि a प्लस ऑफ माइनस बी, आप कहोगे सर a तो ये है तो माइनस बी क्या है, आप कहोगे सर जो ये b है इसी का रिवर्स कर देते हैं और ये आ जाएगा हमारा माइनस बी। इसकी लेंथ कितनी होगी, b ही होगी और इसकी लेंथ a होगी, हाँ या ना, क्लियर है, डन। अब आप कहोगे सर ये है हमारा पैरेललोग्राम, हमें किसको ऐड करना है, a और माइनस बी को। तो देखो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन है बेसिकली एडिशन ही। तो जब a और माइनस बी को ऐड करना है तो आप क्या कहोगे सर ये होगा हमारा रिजल्टेंट
और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यानी प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। हाँ या ना, बोलो गलत कह रहा हूं? ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं यहां थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि कहां गए भाई, कहां गए, हाँ यहां थे। अब आप कहोगे सर अब हमें रिजल्टेंट किसका निकालना है, ए और माइनस बी का। अब ध्यान से सुनना जो मेरी बात थी, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ पा रहे हो? तो यानी अब मुझे रिजल्टेंट किसके बीच में निकालना है, ए और माइनस बी। तो अब आप कहोगे सर रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, रिजल्टेंट का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एंगल बिटवीन ए एंड माइनस ऑफ बी, जो कि कितना है 180 माइनस थीटा। यानी आप क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। सो व्हाट द वैल्यू वी कैन राइट फॉर द सेम, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. Yes or no? और ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, हाँ या ना? गलत है। हर चीज पे हाँ मत बोला करो, मैं आपके लिए हमेशा ट्रैप लगा के रखूंगा। बच्चा कहेगा वाह 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 मजा आ गया ना, cos 180 माइनस थीटा। अच्छा मुझे बताओ, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और हमेशा याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस, और जब 180 आता है ना तो कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा, तो यानी ये क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो यानी अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा का रूट। डन? कोई डाउट? सॉरी, ठीक है बच्चे, क्लियर है, क्लियर है? सो देखो अब हमने पढ़ लिया है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पढ़ लिया है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो आज आपको ना एक शीट मिलेगी, आप ऑनलाइन ऐप से, जो हमारी पीएचडी क्लासेस एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करके वो असाइनमेंट्स भी फॉलो कर सकते हो। नहीं तो लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं वेक्टर रिलेटेड वो भी कर सकते हो। नहीं तो एक हमारा एक टेस्ट सीरीज जो वाला जो पैकेज है ना, उसके अंदर सारा कुछ है, जहां आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। तो वो आप घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। कहीं डाउट आता है तो बताइए, ठीक है? तो देखो अब नेक्स्ट आता है एक और टर्म। ये सारी चीजें देखो ये इनिशियल लेवल की थी, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट का मतलब क्या है? 1। तो इसके बारे में लिखिए, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is unity, ठीक है? यूनिटी का ब्रैकेट में लगा दीजिए इक्वल्स टू 1, यानी ये वो वेक्टर है जिसका हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। पर इसका आप सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिखिए, इट बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। It basically used to define the direction of vector. अब आप कहोगे कैसे? ठीक है, देखो एज पर द कन्वेंशन होता क्या है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। बच्चे देखो इस चीज को समझना, x और y अगर इस प्लेन में है तो z एक्सिस का मतलब है वो एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, वो एक्सिस कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है? तो x एक्सिस के लॉन्ग जो बाय कन्वेंशन हम इसे आई कैप लेते हैं, कैप लगाना कंपल्सरी मान के ही चलो, ठीक है? ये क्या होगा, ये
कैप नहीं लगाया ना तो यानी देखो इन दोनों में फर्क है, ए वेक्टर और ए कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा, पर ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है जी, डन। तो देखो अब इस चीज को समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट करता हूं। मैं कहता हूं एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, लेट इट बी 3I + 4J न्यूटन। देखो हर बार हम किसी को ये समझाएं कि भाई नॉर्थ में इतना डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें इतना लग रहा है, इसमें इतना लग रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इस डायग्राम को देख के, मतलब इस इक्वेशन को देख के जो मैं सामने लिखा है F = सॉरी जो फिगर्स है कि भाई एक बॉडी पे फोर्स लग रही है 3I + 4J, ठीक है, 3I + 4J। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर देखें तो मैं ये कहूंगा कि x डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है 3 न्यूटन, y डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है 4 न्यूटन। देखो एक ही डायग्राम में सारा कुछ हमने कर लिया। अब मैं कहता हूं इसी के अंदर एक और एड ऑन कर देते हैं, -9K कैप। तो अब बताओ, अब बताओ क्या कहोगे? 9 न्यूटन फोर्स या -9 न्यूटन फोर्स? -9 न्यूटन। और मैंने इससे पहले भी क्लास में क्या बताया था, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या को बोलोगे, 9 न्यूटन फोर्स कहां, माइनस ऑफ जेड में। देखो माइनस सिग्निफाई करता है डायरेक्शंस को, माइनस का मतलब है जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन आपने ली है उसका वो जस्ट रिवर्स कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है ये के है, के किसके अलोंग है, जेड के अलोंग है। तो यानी एक बॉडी पे 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, और -9 का मतलब है इनसाइड लग रही है कितनी, 9 न्यूटन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, समझ में आया? मेक अ नोट ऑफ दिस। अब देखो सवाल उठता है कि फिर डायरेक्शन कैसे बताता है? यहां से तो पता चल रहा है, चलो ठीक है, और यहां से मतलब बड़ा लॉजिकली भी पता भी चल रहा है कि आई है, जे है, के है, तो आई एक्स के लॉन्ग बता रहा है, वाई इसके लॉन्ग और जेड इसके लॉन्ग। अब मैं कहता हूं कि कोई भी वेक्टर है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम? बात समझ रहे हो? अभी देखो मेरा फोकस है ना थोड़ा कोर मैथमेटिक्स रहेगा फिजिक्स से रिलेटेड शुरुआत में, वेक्टर में सबसे ज्यादा, देन न्यूटन्स लॉ में, और धीरे धीरे देखो मैं आपको बताऊं, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, वर्क पार, आप ये चैप्टर खत्म कर लो, सारा गेम ओवर है। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको इन 4 चैप्टर्स में देनी है, और उससे हाफ एफर्ट्स आपको दूसरे चैप्टर्स में देने पड़ेंगे। या तो इन 4 चैप्टर्स में बहुत कम एफर्ट्स दो, फिर दुनिया जहां के जदन लगा लेना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते, चाहे वो एसएचएम का हो, चाहे वो रोटेशन का हो, चाहे वो वेव्स का हो, ठीक है। चीजों की समझ बनाने के लिए, फाउंडेशन सेट करने के लिए 4 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट F = AI कैप + BJ कैप। एक वेक्टर है जो कि क्या है, AI कैप + BJ कैप। और एक काम करो इसे ना, एक काम करो इसे ऐसे मत लो, आप इसे लो, A वेक्टर = A1I कैप + A2J कैप। फिर इसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, आप इसे रहने दीजिए, आप इसे लिखिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये A वेक्टर है, तो आप बता सकते हैं A वेक्टर, अच्छा इसे रिप्रेजेंट करके डायग्राम में सेट करके बताओगे कहानी क्या है? देखो मैं ये कहूंगा, क्या कहते हैं कि ये जो वेक्टर है ये 2 वेक्टर से बना है, जो कि A1 किस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे सर x डायरेक्शन में कितना है, A1 है, हाँ है ना, क्योंकि A1 उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। A2 कहां है, y डायरेक्शन में, हाँ है ना, बात समझ रहे हो? तो आप ये बता सकते हो अगर ये, अच्छा मैं ये कहूंगा कि ये क्या है आपका, A2 है, तो देखो कहानी वही तो हो गई। अभी जो आप लॉ ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से सम ऑफ वेक्टर्स निकाल रहे थे, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। दिस प्लस दिस, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर क्या कहता है, रिजल्टेंट क्या होगा,
ये होगा। और डायग्राम क्या कहता है, रिजल्टेंट तो ये हाइपोटेन्यूस है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ 1 कैसे होगी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A1 है ये A2 है, तो ये क्या होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, तो यानी आप कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का रूट। समझ में आया, बोलो गलत कह रहा हूं, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं एक और एड ऑन कर देता हूं। सो स्टूडेंट्स द क्लास इज गोइंग टू ओवर सून, सो लेट मी कंक्लूड नाउ। चलो आज है ना मैं इतना ही बताता हूं आपको। अब नेक्स्ट चीज है, आई होप देखो अब मैं कुछ चीजें ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं। ये आज हमारी सबसे पहली क्लास लाइव गई है, एंड शुरुआत में थोड़ा रहता है ना कि हाँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर देखो जहां तक है मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ शायद टेक्निकल ग्लिच अगर हैं तो उनको चीज़ें हम रेक्टिफाई करेंगे, बट आई होप मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ समझाई गई वो आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर नहीं आई है तो फिर से एक बारी देख लो, ठीक है, तो आ जाएगी। देखो ऐसा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ जो मैं मानता हूँ फिजिक्स में, बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स टफ है, मैं कहता हूँ टफ वो चीज़ है जो समझ में ना आए और आसान वो है जो समझ में आ जाए। बात समझे। अब जैसे मैं कहता हूँ मैं फिजिक्स का कितना कैसा भी विद्वान हूँ, बड़ा हूँ छोटा हूँ कैसा भी हूँ, पर मेरे सामने कोई तमिल बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आज तक वो पढ़ी नहीं है। तो देखो पहले किसी चीज को सीखना है ना तो उसमें थोड़ा सा उतर के देखो। मैं बस ये एक चीज कहता हूँ, आप प्रॉपर टाइम दो सब्जेक्ट को, ठीक है। तो कल आपकी क्लास 9 o'clock लाइव होगी फिर से, ठीक है। और कल 9 से, आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ क्योंकि थोड़े से टेक्निकल इश्यूज थे और स्टूडेंट्स लेट थे, थोड़ा सा मूवमेंट है कोरोना वायरस की वजह से जो बड़ा लिमिटेड स्टूडेंट्स का मूव हुआ है, ठीक है। तो कल 9 o'clock, और जो कल हम आगे के क्लास में करेंगे वो क्या करेंगे आपका, एक तो इसी से आगे यूनिट वेक्टर से आगे चलेंगे और कल हम वेक्टर्स को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इससे आगे जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अलजेब्रा में आपने देखा होगा ना 2 into 3 क्या होता है और 3 into 2, आप कहोगे सर कैसी सवाल पूछ रहे हो, ये भी 6 होता है, पर आप देखोगे इसका इम्पैक्ट दो। अच्छा पहली बात तो वेक्टर्स में दो टाइप के प्रोडक्ट हो जाते हैं, एक डॉट होता है एक क्रॉस होता है। डॉट की वैल्यू स्केलर की आएगी, इसकी वैल्यू वेक्टर की आएगी, तो दोनों में हमें सिग्निफिकेंस भी देखना है कि कहानी है क्या, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और बच्चे देखो बस एक चीज है, कोशिश करते रहिए, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी था अपने टाइम फिजिक्स में, मेरे सर आनंद जायसवाल सर, तो आज मैं उनकी वजह से ही इस लेवल पे पहुंचा था। तो बस वो एक ही चीज कहते थे कि गोला करते रहो चीजें हो जाएंगी, एंड नो डाउट जब भागते हैं ना तो एक सर्टेन मोमेंटम लेना पड़ता है। तो आप 3 से 4 चैप्टर्स मैंने आपको क्या बताया, एक मोशन, काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर, तो वो ब्रह्मास्त्र है, किसी भी क्वेश्चन पे चलाओ मेजोरिटी पे, मैं देखता हूँ क्वेश्चन होगा कैसे नहीं। अब मैं नेक्स्ट 3 क्लास में जब न्यूटन्स लॉ आएगा ना, बच्चे कहते हैं न्यूटन्स लॉ मुश्किल है, मैं कहता हूँ विदाउट यूजिंग पेन क्वेश्चन करोगे, बोलो पॉसिबिलिटी लग रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है वैसे, ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है जिस दिन हम इसे करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा और बेटर। तो फील गुड कब होता है मैं आपको बताऊं, जब 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं ना, मन में आता है कि हाँ अब चीजें हो जाएंगी। तो जब क्वेश्चन नहीं होता वो डिमोटिवेशन दे देते। तो घर पे भी आप प्रैक्टिस बताओ कैसे करें प्लीज। जैसे 20 क्वेश्चन आपने ले लिए, तो अब नॉर्मली बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, सॉल्व किया, पीछे देख, ओ माय गॉड ये तो गलत है। पर अगर यही सेम सिचुएशन पेपर में आती है ना, तो क्या होता है, बच्चा सोचता है सही है गलत है, सही है गलत है, और उस सिचुएशन में फंस जाता है, ठीक है। तो आप घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ट योर टाइम, देन सॉल्व द क्वेश्चन। डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब आप अटेम्प्ट लेते हो, क्या ये सही है गलत है, अच्छा सही है तो किस आधार पे सही कह रहे हो आप, अच्छा आपको ये लग रहा है तो किस आधार पे कह रहे हो। तो अच्छा जब मन में ये द्वंद्व चलता है ना,
इश्यू होता है, तो जब उसके बाद आंसर चेक करते हो ना आप, फिर उसे कोरिलेट करो, अच्छा यार ये मैं गलत सोच रहा था, आंसर ये होना चाहिए था और इस वजह से होना चाहिए था। आई होप चीजें समझ आई। प्रैक्टिस करते रहिए, नथिंग एल्स। बाकी कहानी देखो, अपनी साइड से खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो, ठीक है। तो विदाउट इनपुट कभी भी आउटपुट नहीं मिला है, किसी को मिला है? तो वही है कि शेक भी बनाना है तो जितना फ्रूट डालोगे, जितना दूध डालोगे, उतना ही शेक बनेगा, ठीक है। अब आपको भगवान शेक ना बनाना भी आपको है, क्वांटिटी भी आपको डिसाइड करनी है, सो दैट डिजायर्ड आउटपुट जो आपको चाहिए। तब ये आपके ऊपर है, आप क्या आउटपुट चाहते हो, ठीक है। चीजें सबके लिए सेम है, तो जितने ज्यादा एफर्ट जो देगा उतनी ही चीजें बोलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू वंस अगेन, ठीक है।